शुरू करते हैं, ठीक है? ठीक है, शुरू करें? चलिए बताओ, शुरू करें, शुरू करें? हम्म, दिख रहा होगा सबको अब तो। आवाज तो आ रही है ना ढंग से? आवाज तो क्लियर है ना? बता दो, बता दो जल्दी से। आवाज तो क्लियर है? लो, फिर से लो हो गई? फिर से? यस सर, स्टार्ट कीजिए, सब क्लियर है। ओके 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 ओके, चलिए। हाँ, तो गाइज देखो, परसेंटेज कंपोजिशन का हमने कॉन्सेप्ट जो है वो सीखा था, उसके बाद हम आगे बढ़े थे और मैंने आपको कुछ कैलकुलेट करने के लिए भी दिया था, कुछ कंपाउंड का। ठीक है, साथ ही साथ एम्पिरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का डिस्कशन हो चुका था। एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, ये सब आपको अच्छे से पता है। ठीक है, और जैसे हमने एग्जांपल भी दिया था कि जैसे सिंपलेस्ट रेशियो करते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला हमको देखने को मिलता है। ठीक है, अभी अपन क्या करेंगे, अब आगे बढ़ेंगे और देखो हमने सीखा भी था रिलेशन क्या, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पिरिकल फॉर्मूला का क्या रिलेशन होता है। मैंने तुमको बताया था कि जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर कभी हमको निकालना हो तो हम एम्पिरिकल फॉर्मूला में n से मल्टीप्लाई कर देंगे, और वो n क्या हो सकता है, वो n एक इंटीजर हो सकता है। और n फाइंड कैसे करेंगे, तो n फाइंड करेंगे हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पर एम्पिरिकल फॉर्मूला के मास के रेशियो से। ठीक है, चलो यहां तक तो हमने किया था। अब सवाल ये है कि सर अगर ये कॉन्सेप्ट आपने सिखाया है तो इससे क्वेश्चंस, तो आओ प्रैक्टिस टाइम के पहला क्वेश्चन है। ठीक है, आई थॉट सबको दिख रहा होगा। तो पहला क्वेश्चन ये है कि एसिटिलीन एंड बेंजीन बोथ हैव एम्पिरिकल फॉर्मूला CH, मतलब दो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है हमारे पास, और वो ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन कौन से हैं भाई? दो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कौन कौन से? एक तो है भैया एसिटिलीन और दूसरा है बेंजीन। और इन दोनों का हमको क्या दिया हुआ है, इन दोनों का एम्पिरिकल फॉर्मूला EF दिया हुआ है जो है CH। ठीक है, ठीक है, द मोलिकुलर मास ऑफ एसिटिलीन एंड बेंजीन आर 26 एंड 78। तो देखो पीछे जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, हमको फाइंड क्या करना है, मोलिकुलर फॉर्मूला। ठीक है, तो हमको इंपिरिकल फॉर्मूला दे दिया और साथ में इन दोनों का मास भी दे दिया। कितना मोलिकुलर मास है? एसिटिलीन का मास है 26 और बेंजीन का मास है 78। ठीक है, अब इंपिरिकल फॉर्मूला हमको दे दिया। ठीक, हमको मोलिकुलर फॉर्मूला फाइंड करना है। तो हमने ये चीजें तो पढ़ी है कि सर मोलिकुलर फॉर्मूला इज इक्वल्स टू पीछे वाले रिलेशन से अगर मोलिकुलर फॉर्मूला निकालना हो तो क्या करता है, इंपिरिकल फॉर्मूला इनटू n। तो इंपिरिकल फॉर्मूला इनटू n, ये होता है रिलेशन, यानी मोलिकुलर फॉर्मूला इज इक्वल्स टू इंपिरिकल फॉर्मूला इनटू n। अब इंपिरिकल फॉर्मूला तो सवाल में दिया है सर, वो है CH। अब पंगा ये है कि चलिए CH तो यहां रख देंगे इंपिरिकल फॉर्मूला की जगह, n कहां से आएगा? तो n निकालने के लिए मैंने आपको तरीका दिया था, मोलिकुलर फॉर्मूला मास अपॉन इंपिरिकल फॉर्मूला मास। क्या बात है? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में n निकाल लेंगे। तो सिंस जो n होता है वो क्या होता है गाइस, जो n होता है वो होता है मोलिकुलर फॉर्मूला मास अपॉन इंपिरिकल फार्मूला मास। और देखो मैंने बोला भी था कि क्वेश्चन में आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला मास गिवन होगा, तो देखो यहां दिया हुआ है, दिया हुआ है देखो। तो सबसे पहले अगर सॉल्व करें किसके लिए, एसिटिलीन के लिए, तो अगर मैं सबसे पहले एसिटिलीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना चाहूंगा तो मुझे n की जरूरत पड़ेगी। अब n क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास अपॉन इंपिरिकल फार्मूला मास। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं कि सबको दिख विख रहा है कि नहीं, एक बार रिस्पॉन्स दे देना। ठीक है, C6 बन जाएगा n = 6, 30 मिनट बचे हैं क्लास में। ठीक है, चलो आज थोड़ी लेट हो गई तो उस चीज को आप इग्नोर कर लो, बट सबको दिख तो रहा है ना, ये बताओ सबको दिख तो रहा है ना अभी तक? इसकी रिकॉर्डिंग जल्दी डाल, बिल्कुल डाल देंगे, बिल्कुल बिल्कुल जल्दी डाल देंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले n निकाल लेते हैं। क्या होता है मोलिकुलर फार्मूला मास अपन इंपिरिकल फार्मूला मास। तो मोलिकुलर फार्मूला मास देखो किसके लिए, एसिटिलीन के लिए कितना है 26। तो 26 अपॉन इंपिरिकल फार्मूला मास CH, CH का मास निकाल लो। तो हाइड्रोजन का मास तो 1 होता है, प्लस कार्बन कितना होता है जल्दी बताओ, कार्बन का मास कितना होता है, एटॉमिक नंबर 6, तो कितना हो जाएगा 12, तो 13 हो जाएगा टोटल। तो 13 n की वैल्यू हो जाएगी 2, किसके लिए, एसिटिलीन के लिए। अब n की वैल्यू 2 हो गई, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला मास क्या होता है, EF इंटू n। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला जब हमको निकालना हो तो EF क्या है, CH, मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, यानी C2H2, यानी एसिटिलीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला आ गया C2H2। क्या बात है, सही है, सॉल्व कर ले जाओगे, जल्दी से बता दो। ठीक है, सॉल्व कर ले जाओगे, सही है, सही है। ठीक है, एसिटिलीन का हो गया भाई। अभी एसिटिलीन का हो गया
तो एक स्लाइड इसी को कॉपी करते हैं और साथ में किसका निकाल देते हैं, बेंजीन का निकाल देते हैं। आखिर पड़ा हुआ इंप्लीमेंट कहीं तो करेंगे, आ जाओ फिर। तो फॉर बेंजीन सेम चीज करेंगे, फॉर बेंजीन। अगर मैं बेंजीन की बात करता हूं तो बेंजीन के लिए क्या होगा भैया, बेंजीन के लिए होगा बहुत सिंपल सी चीज है, एन निकाल दीजिए। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला मास अपॉन एम्पिरिकल फार्मूला, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला बेंजीन का 78 है और एम्पिरिकल तो अभी भी क्या होगा 13 ही रहेगा, तो अब इसके लिए 6 हो जाएगी ये, है ना। सो सिमिलरली मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, एम्पिरिकल फार्मूला इनटू एन, अब एम्पिरिकल फार्मूला तो CH ही है, मल्टीप्लाई बाय 6 तो C6H6। तो बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से हमने दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल दिया। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, समझ आया? हाँ यार बिल्कुल, अरे देखो ऐसे टाइप के सवाल पूछे जाते हैं, बिल्कुल पूछे जाते हैं यार, ऐसा नहीं है कि नहीं पूछा जाएगा। हाँ देखो अब इसमें का एक और कराऊंगा, अभी देखो कैसे मजा आएगा। देखो अब देखो, अब सवाल ये है क्या, अब सवाल ये है, देखो इसको बोलते हैं टाइप 2 क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन, टाइप 2। जैसे हमने एवरेज वेट में 2 टाइप किए थे ना, वैसे यहां भी है। अब सवाल जनरली मैक्सिमम तो इससे देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो अगर इस केस से मान लो एक सवाल तो इस टाइप का बन गया जिसमें आपको डायरेक्टली एन निकालना होगा, फिर एम एफ इंटू ई एफ इंटू एन का रिलेशन आप यूज करके डायरेक्टली फार्मूला बना लेंगे। एक सवाल आता है टाइप 2 इसमें, ठीक है। अब इसमें देखो ये सवाल है परसेंटेज कंपोजिशन का, ये सवाल है परसेंटेज कंपोजिशन, यानी इसमें यूज होगा परसेंटेज कंपोजिशन का। अब ये इसका आंसर सीधा डायरेक्टली आपसे नहीं निकलेगा, तो इसके लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करते हैं। तो अब इसको हम टैबुलर फॉर्म में एक समझेंगे, क्योंकि जनरली इसको टैबुलर फॉर्म में समझना हमारे लिए बड़ा आसान होता है। तो हम कुछ टेबल बनाएंगे। कैसे टेबल बनाएंगे, सबसे पहला टेबल होगा हमारा एलिमेंट्स का, ठीक है। तो ये हमारा एलिमेंट्स वाला सेक्शन रहेगा। उसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं उसका एटॉमिक वेट जो गिवन होगा एलिमेंट का क्वेश्चन में, एक कॉलम उसका बनाएंगे। मैं कैसे सॉल्व करूंगा इस सवाल को देखो, फिर अगला सवाल अगर इससे रिलेटेड कोई होगा तो हम उसको सॉल्व करेंगे, आप लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। थर्ड में हम कैलकुलेट करते हैं परसेंटेज पर एटॉमिक वेट, ठीक है। इसको रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स भी बोला जाता है। तो अगर आपके बुक में कहीं आपने इस चीज को पढ़ी है तो इसको रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स बोला जाता है। तो रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स निकालने का तरीका होता है कि जितना परसेंटेज दिया हो उसके आप एटॉमिक वेट से उसको डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। एक और सेक्शन हम बनाते हैं जिसमें हम सिंपलेस्ट रेशियो लेते हैं। और देखो इतना मशक्कत करने के बाद अभी आपका आता है सिंपलेस्ट रेशियो से हमारा बनता है होल नंबर रेशियो। अगर सिंपलेस्ट रेशियो के बाद एक और रेशियो देखें तो एक होल नंबर रेशियो सेक्शन होता है। और फिर एंड में जाके हमसे एम्पिरिकल फार्मूला बनता है, जो कि सवाल में आपको जो डेटा गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग ही बनेगा। तो लास्ट में जाके अब यहां से आपका एम्पिरिकल फार्मूला बनेगा। मतलब इस एक सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको इतने नंबर ऑफ स्टेप्स का डेटा चाहिए, तभी इस सवाल को सॉल्व करेंगे। इसलिए जनरली एग्जाम में ये सवाल आते हैं टाइप 2 वाले। अभी बताओ, अभी यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को? ठीक, ठीक हो, ठीक है। C4H8O4, C4H8O4 गलत है मोहम्मद उबैद, थोड़ा आराम से चलो भाई, थोड़ा आराम से चलो, ठीक है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ। सबको सीखते सिखाते चलना है, ठीक है। चलो एलिमेंट्स ले लेंगे। एलिमेंट्स कौन कौन से भाई दिया हुआ है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें एलिमेंट्स है C, H और O। तो बहुत सिंपल सी चीज है, यहां C लिख दो, यहां H लिख दो, यहां O लिख दो। चलो एलिमेंट वाला सेक्शन खत्म। एटॉमिक वेट चेक करो। तो क्या एटॉमिक वेट सबका अगर आपको नहीं पता है तो आप इस चीज को नोट भी कर सकते हैं। कार्बन का एटॉमिक कितना होता है 12, पता है सर जी। हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का 16, ये तो कर ले जाओगे, चलो ये भी पता चल गया। अब परसेंट पर एटॉमिक वेट किसके लिए, इसको बोलते हैं रिलेटिव नंबर ऑफ एटम। तो रिलेटिव नंबर ऑफ एटम निकालने के लिए परसेंटेज पर एटॉमिक वेट करेंगे। तो सबका परसेंटेज दिया होगा क्वेश्चंस में, देखो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है। कार्बन का दिया हुआ है 40.68%, हाइड्रोजन का 5.08% और ऑक्सीजन का 54.228%। तो आओ सबसे पहले इस चीज को लिख तो ले। कैसे सर जी, तो 40.68 अपॉन 12 जो इसका आंसर आएगा वो यहां आएगा। उसके बाद क्या है, हाइड्रोजन, ये कितना है 5.085 अपॉन 1 जो भी इसका आंसर आएगा वो यहां। और फिर ऑक्सीजन में है जो है 54.228 अपॉन कितना 16। अब आप जब इस चीज को कैलकुलेट करोगे तो ये समथिंग आएगा 3.39 के बराबर, ठीक है। ये तो 5.0885 ही हो जाएगा, ठीक है, ठीक है।
3.3 के समथिंग बराबर आएगा, 3.3 समथिंग, ठीक है, 5.08 हो जाएगा। और जब आप इस चीज़ को कैलकुलेट करोगे तो थर्ड वाला आपका आएगा 3.88 समथिंग, ठीक है। अब देखो, अब जब आपने परसेंटेज पर एटॉमिक वेट निकाल लिया, जो कि पहले वाले में 3.39 आया, दूसरे में 5.085, 1 से डिवाइड करोगे तो वही होगा, और थर्ड वाले में आया 3.88। अब इसमें अब सबसे अच्छी सिंपलेस्ट रेशियो, अब सिंपलेस्ट रेशियो में कैसे कैलकुलेट करें, सवाल हमारे पास ये है। तो सिंपलेस्ट रेशियो में हमको इस चीज को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, इन तीनों में से सबसे मिनिमम ढूंढिए, सबसे छोटा वाला ढूंढिए। तो सबसे छोटा वाला क्या है, सबसे छोटा वाला टर्म क्या है, अगर आपके पास 3 परसेंटेज पर एटॉमिक वेट वैल्यू आई है, तो पहली वैल्यू कितनी थी 3.39, दूसरी वैल्यू कितनी आई है 5.085, और तीसरी वैल्यू कितनी आई है 3.88 समथिंग। अब इसमें सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, सबसे छोटी वैल्यू सर जी 3.39 वाली है। तो सिंपलेस्ट रेशियो निकालने के लिए ना, सबसे छोटी वाली वैल्यू से आप उस चीज को डिवाइड कर दीजिए। क्या बोल रहा हूं मैं, सबसे छोटी वाली वैल्यू से आप उस चीज को डिवाइड कर दीजिए। तो 3.39 को 3.39 से डिवाइड कर दो, फिर 5.085 को अगेन 3.39 से डिवाइड कर दो, क्योंकि सबसे छोटी वैल्यू यही दिख रही है आपको, और 3.88 को भी 3.39 से डिवाइड कर दो। इतना तो कर सकते हो, इतना कर सकते हो। अब जब आप इस चीज को करोगे तो इसमें सबसे सबसे अच्छी चीज देखो, 3.39 डिवाइडेड बाय 3.39, ये तो 1 हो जाएगा, ठीक है। जब आप 5.085 को 3.39 से डिवाइड करोगे तो ये समथिंग 1.5 के आसपास आएगा, ठीक है। और ये भी स्लाइटली 1 से 1.2 समथिंग थोड़ा ज्यादा ही आएगा, बट इसको राउंड ऑफ करके हम 1 ही मान लेते हैं। जब भी आपको ऊपर 1 दिखे, ठीक है, नीचे 1.5 है, और इसके बाद जो लास्ट वाला सेक्शन है 3.82, अगर इसको आप 3.3 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, उसके बाद जब इसका हम टर्मिनोलॉजी लेंगे तो ऊपर 1 है, नीचे 1.5 है, तो उसके बाद क्या होगा, ये 1 से थोड़ा स्लाइटली ज्यादा आएगा, लेकिन 1 से स्लाइटली ज्यादा आएगा, लेकिन इसको आप 1 मान के चलिए। तो ये 1 हो गया, ये 1.5 हो गया, ये 1 हो गया। लेकिन अभी भी देखो ये होल नंबर रेशियो में नहीं है, होल नंबर रेशियो में नहीं, यहां डेसिमल है 1.5, ठीक है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना अभी तक, अभी तक तो सब क्लियर है ना। नहीं यार देखो, इसका कोई शॉर्ट ट्रिक तो नहीं है, अभी तक तो सबको क्लियर है ना। एनसीईआरटी आप लगाइए, बिल्कुल लगा सकते हैं, अगर आप लगा सकते हैं तो लगाइए। अभी तक तो सब क्लियर है ना, कुछ नहीं किया है मैंने, तुम्हारे सामने है सब कुछ डेटा। 3.39 से मैंने डिवाइड कर दिया है उस चीज को, 3.39 से मैंने, क्योंकि 3.39 सबसे छोटा है, तो जो सबसे छोटा है उससे जो आई हुई वैल्यू है रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स को, उसको डिवाइड कर दो। तो मैंने 3.39 को 3.39 से डिवाइड किया, तो पहले वाले में कितना आएगा 1 आएगा, फिर उसके नीचे वाले में 1.5 के समथिंग आएगा, ये 1.5 होगा, और उसके नीचे वाले में 1। अभी भी ये होल नंबर रेशियो में नहीं है। अब होल नंबर रेशियो में कैसे आएगा, सोचो अगर मैं सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, और इसको भी 2 से कर दूं, सो दिस विल बी इक्वल्स टू 2, ये कितना हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 2। अब देखो, अब ये होल नंबर रेशियो में है, इसको सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो बोलते हैं, जिसमें कोई डेसिमल नहीं है। तो 2, 3 और 2 ये आया, तो कार्बन के लिए कितना आया 2, हाइड्रोजन के लिए कितना आया 3, और ऑक्सीजन के लिए कितना आया 2। तो इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला आप यहां से बना लेंगे C2H3O2, बस। अब एक बार एम्पिरिकल फॉर्मूला बना लिए तो बताओ समझ आया, क्लियर है कि नहीं, जल्दी बताओ। नो कंफ्यूजन, क्लियर। एक बार वापस से कमेंट सेक्शन इन द सेंस चैट सेक्शन में एक बार सब लोग बताओ, कोई कंफ्यूजन नहीं सर, अभी तक क्लियर है, ठीक है। 1-2 लोग तो बोले, और भी लोग बता दे भाई, 10 लोग हैं मिनिमम, 9 लोग क्लास में हैं, और लोग भी तो बताए। सब लोग जल्दी कमेंट, जल्दी आप चैट डालिए। रिपीट, क्या रिपीट करें, एक बार और रिपीट कर दे, चलो जल्दी से रिपीट कर देते हैं, समय बर्बाद नहीं करते हुए जल्दी रिपीट करते हैं। एलिमेंट 3 थे, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सबका एटॉमिक वेट पहले लिखिए, ये टेबल याद रखिए। ये टेबल याद नहीं होगा तो फिर इस टाइप के सवाल आप नहीं कर पाएंगे। पहला टेबल है एलिमेंट्स का, दूसरा एटॉमिक वेट का, तीसरा परसेंटेज पर एटॉमिक वेट का, चौथा उसका सिंपलेस्ट रेशियो, पांचवा होल नंबर रेशियो, और होल नंबर रेशियो से ही आपका इंपिरिकल फॉर्मूला आएगा। तो इंपिरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए इतना बड़ा टेबल है। अभी हमारा फाइनल आंसर सॉल्व नहीं हुआ है, इंपिरिकल फॉर्मूला निकाल, हमको फाइनल आंसर में क्या निकालना है, कैलकुलेट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अभी तो इंपिरिकल फॉर्मूला आया है भाई, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो निकालना बाकी है। तो एलिमेंट्स पहले लिखिए, एटॉमिक वेट लिखिए, यहां तक तो आप कर सकते हैं। परसेंटेज पर एटॉमिक वेट का मतलब है कि जितना परसेंटेज गिवन है उसको एटॉमिक वेट से डिवाइड कर दीजिए, तो परसेंटेज गिवन होगा आपको। जब मैंने डिवाइड किया तो आया 3.39, एक आया 5.085 और तीसरा 3.88।
अब जब ये तीन वैल्यू आई है 3.39, 5.085 और तीसरा 3.88, इन तीनों में सबसे छोटी वैल्यू पकड़िए, सबसे छोटी वैल्यू 3.39 है। तो जितने भी ये तीन आया है ना परसेंट पर एटॉमिक वेट से जो तीन वैल्यू आई है, तो सबसे छोटी वाली से सबको डिवाइड कर दीजिए अगले में सिंपलेस्ट रेशियो निकालने के लिए। तो मैंने वही किया, 3.39 से 3.39 को डिवाइड किया तो 1 आया, फिर 5.085 को 3.39 से किया तो 1.5 आया, और ये 1 से ज्यादा आएगा स्लाइटली नीचे वाला टर्म, क्योंकि 3.8 है और 3.39 है, तो आप उसको राउंड ऑफ करके 1 ही मानिए सिंपलेस्ट रेशियो में, ठीक है। फिर अभी भी देखो सिंपलेस्ट रेशियो के बाद होल नंबर रेशियो निकालना है। अब सिंपलेस्ट रेशियो का मतलब डेसिमल नहीं होना चाहिए ना भाई, तो होल नंबर में क्या करने के लिए क्या करें, अगर मैं दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ऊपर 2 हो जाएगा, नीचे 1.5 इंटू 2 3 हो जाएगा, और फिर 1 इंटू 2 2 हो जाएगा। तो होल नंबर में 2 आ गए, एक तो 2, 3 और 2। तो किसका किस करस्पॉन्डिंग आया है, कार्बन के करस्पॉन्डिंग 2 आया है, हाइड्रोजन करस्पॉन्डिंग 3 आया है, ऑक्सीजन करस्पॉन्डिंग 2 आया है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H3O2। बताओ अभी भी डाउट है, अभी भी डाउट है। ऑक्सीजन का 3.38, 3.38, अच्छा 3.38 है, अच्छा चलो कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है कर लो। 3.38 अगर आ रहा है तो शायद मेरे से मिस्टेक हो गया होगा इस चीज में, तो आप इस चीज को 3.39 कर लो ना, 3.38 कर लो। चलो एक सेकेंड, अगर किसी का यहाँ 3.38 आ रहा है तो कोई बात नहीं, मेरे से कंफ्यूजन हो गया होगा। डेटा को कितना याद रखे यार, डेटा सॉल्व करने के लिए तुम लोगों को डेटा याद रख लेते हैं। ओहो कहाँ गई, ये गई, हाँ। तो 3.38 अगर आ रहा है तो ठीक है, फिर तो ठीक है। देखो अगर स्लाइटली 1 से ज्यादा भी आएगा तो आप उसको राउंड ऑफ कर लीजिएगा, मेरा कहने का मोटिव बस यही है, ठीक है ना। कर लोगे ना, 3.3 आएगा तो राउंड ऑफ कर लोगे ना, कर लोगे ना। अगर 1 से ज्यादा आता है तो उसको राउंड ऑफ करके 1 मान लेना, ठीक है। हाँ ठीक है कोई बात नहीं सर, होल नंबर में किसी से भी मल्टी नहीं, देखो हाँ देखो, अगर देखो होल नंबर तो होल नंबर में सबसे छोटा नंबर चूज कर लेना ना। अब 1 के बाद होल नंबर में बनाने के लिए सबसे छोटा नंबर यहाँ क्या जरूरी है, 2, तो उसको मिनिमम रखो, सबसे मिनिमम छोटा नंबर रखो ना, वो ज्यादा आसान रहेगा तुम्हारे लिए। जैसे अगर जैसे यहाँ देखो यहाँ 1.5 था, अब इसको होल नंबर कन्वर्ट करने सबसे छोटा नंबर क्या हो सकता है, अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो सबसे छोटा नंबर 2 रहेगा, फिर 3 रहेगा, फिर 2 रहेगा। इसलिए आप कोशिश करिएगा, किसी से भी नहीं, कोशिश करिएगा कि सबसे छोटा नंबर से मल्टीप्लाई करें होल नंबर में लाने के लिए, ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है। देखो यार कल्लू त्यागी 2 बार मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, ठीक है। एक बार आराम से, ठीक है, आराम से जब ये क्लास खत्म हो जाएगी ना तो एक बार दोबारा इस लेक्चर को एक बार देख लेना, और ठीक है शुरू से थोड़ा स्लो करके देख लेना अगर फास्ट लगाओ तो। और किसी को तो डाउट नहीं है ना यार, ये बता दो जरा जल्दी से, और किसी को तो डाउट नहीं है ना, और किसी को तो डाउट नहीं है ना, ठीक है। चलो क्लियर क्लियर, चलो वेरी गुड वेरी गुड। अब आ गया देखो इंपिरिकल फार्मूला, तो आ गया। अब सर जी इंपिरिकल फार्मूला आ गया तो मॉलिक्यूलर फार्मूला भी निकाल दिया जाए, नेक्स्ट स्लाइड में आ जाओ, क्योंकि फाइनल में आंसर में हमको मॉलिक्यूलर फार्मूला ही चाहिए। तो इंपिरिकल फार्मूला हमारा आया है, कितना आया है, C2H3O2, ये हमारा इंपिरिकल फार्मूला आ गया। जब ये इंपिरिकल फार्मूला आ गया तो मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना पड़ेगा। मॉलिक्यूलर फार्मूला के लिए क्या करते हैं याद है, मॉलिक्यूलर फार्मूला के लिए हम करते हैं इंपिरिकल फार्मूला इनटू n। तो आप n तो निकाल सकते हो यार, n तो निकाल सकते हो, n कैसे निकलेगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला अपॉन इंपिरिकल फार्मूला। अभी दोनों का मास का रेशियो, तो जरा जल्दी से बताओ कि लोगों का n आ कितना रहा है, एक बार जल्दी से। देखो यहां दिया है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द कंपाउंड, दे भी दिया, तो मॉलिक्यूलर वेट दे दिया तो 118 रख लो, और इंपिरिकल वेट आप कैलकुलेट कर लो C2H3O2। तो ऑक्सीजन का हो जाएगा 32 प्लस 3 और प्लस कितना हो जाएगा ये 24, यही होगा ना। तो टोटल कितना आया, 6 और 5 और 4 9, 59। तो 118/59, जब इस चीज को डिवाइड करोगे तो कितना होगा, 9 to the 18, 2 टाइम्स। तो n की वैल्यू आ गई 2, क्या बात है, अब n की वैल्यू 2 आ गई तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सर जी क्या होता है, इंपिरिकल फार्मूला इंटू 2। इंपिरिकल फार्मूला है C2, इंपिरिकल फार्मूला है C2H3O2 इंटू 2, दिस विल बी C4, और ये हो जाएगा तुम्हारा H6 और O4। कितना है, O 2 आया है ना, तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, C4H6O4। हाँ जी हाँ जी, क्लियर है, बता दो बता दो। क्लियर है क्लियर है क्लियर है क्लियर है, आ गया C4H6O4 आ गया। चलो वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, सबने सॉल्व कर लिया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। क्लियर, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर। यार मेरा ऐसा ना तकिया कलाम टाइप हो गया है ऑल क्लियर।
मतलब मैं जनरली ऐसे पूछता हूँ, सही है ना? मजा आया? हो जाएगा सॉल्व। टाइप 2 परसेंटेज कंपोजिशन के सवाल, कुछ नहीं है, टेबल याद रखिए, कुछ नहीं है, टेबल याद रखिए, बस 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 बस, और कुछ नहीं। बहुत अच्छा, जिन्होंने सही आंसर दिया C4H6O4, सबको 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 बधाई हो, सबको बधाई हो, ठीक है। टाइप 2 क्वेश्चन, ठीक है, हो गया। चलो अगर हो गया तो इसको भी निपटा दो, अगर हो गया तो इसको निपटा दो, अब इससे सीख जाओगे। अब देखो कल्लू त्यागी के लिए एक अच्छा मौका है। क्या है कल्लू त्यागी? अब थोड़ा ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन भी मैं आपको कराता हूं, लेकिन थोड़ा ध्यान से देखिए और सीखिए, इससे इससे सीखिए। सबसे पहला टेबल, टेबल सब याद कर लो यार टाइप 2 के लिए। एलिमेंट्स, एटॉमिक वेट, परसेंटेज पर एटॉमिक वेट, उसके बाद तो सिंपलेस्ट रेशियो, होल रेशियो बनाना है, ठीक है। तो फटाफट आप सब सॉल्व करते रहिए और मैं भी सॉल्व करता हूं, ठीक है। फिर देखते हैं आंसर मैचेबल है या नहीं, और कहीं अगर एरर होता है मुझे कहीं मिस्टेकनली, तो आप मुझे इन्फॉर्म करते रहिएगा, ठीक है। क्योंकि हर चीज ध्यान नहीं दे पाते हैं ना, इसी वजह से थोड़ा सा एरर होते जाता है, कोई बात नहीं। एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट, उसके बाद अगला टेबल किसका बनना चाहिए भाई? परसेंटेज पर एटॉमिक वेट। उसके बाद अगला टेबल किसका बनना चाहिए भाई? सिंपलेस्ट रेशियो। उसके बाद अगला टेबल होल नंबर रेशियो, बस। अब जिनको नहीं समझ आया है ना, वो थोड़ा सा ध्यान दे, थोड़ा सा ध्यान दे इस चीज में। एलिमेंट, तीनों एलिमेंट लिखिए। कौन कौन से एलिमेंट है भाई? पहला तो हाइड्रोजन है, कार्बन है, फिर क्लोरीन है। तो आप हाइड्रोजन, कार्बन, क्लोरीन अलग अलग रख लीजिए, ठीक है। तो हाइड्रोजन है, फिर क्या है? कार्बन है, और क्या है? क्लोरीन है, ठीक है। देखते हैं कमेंट सेक्शन में कि कोई सॉल्व भी कर रहा है या नहीं। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर। चलो 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 सॉल्व करो। एटॉमिक वेट हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 12 और क्लोरीन का 35.5, ठीक है, 35.5, 35.5। अब परसेंटेज पर एटॉमिक वेट, अब परसेंटेज दिया हुआ है भाई, तो फटाक से निकालते हैं ना, कितना दिया हुआ है? 4.07 डिवाइड बाई 1, तो ये 4.07 ही आएगा। दूसरा 24.27 डिवाइडेड बाई 12, है ना? तो एक सेकेंड, ये समथिंग कितना आएगा? थोड़ा डिवाइड कर लो, अगर कैलकुलेटर से कर सकते हो थोड़ा डिवाइड करके मुझे बताओ। एक बार मैं ही कर लेता हूँ यार, आ जाओ फटाक से, ठीक है। पिछले वाले का डेटा थोड़ा बहुत याद तो किए थे, बट इसका मुझे याद नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, तुरंत से डिवाइड करते करके और फटाफट लिखता हूँ, ठीक है। 24.27, ठीक है। आप नहीं करिएगा, आप कोशिश करिए कि अपने सॉल्व करिए। यस, ये डेटा आएगा 2.0225, ठीक है, 2.0225। अगेन रिपीट कर रहा हूँ। फिर है परसेंटेज, अगला क्या है? 98.96। क्या है भाई? अगला है 98.96 अपॉन 35.5। अब जब आप इसको 98.96 को 35.5 से करोगे तो ये कितना आएगा? ये समथिंग आएगा आपका, कितना आएगा? 98.96 है ना? 98.96 है ना? चेक कर लेना एक बार। नहीं नहीं नहीं, 71 है ना, सॉरी सॉरी, ये तो ग्राम लिख दिया। 71%, हमको परसेंट लेना है ना, सॉरी गाइज। तो 71.6 अपॉन 35.5, ये भी समथिंग 0.22 के आसपास ही आएगा, ठीक है, 0.21 आएगा ये, ठीक है। चलो 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 चलो, आप देखो तीनों मिल गया हमको। परसेंटेज पर एटॉमिक वेट मिल गया। पहला कितना मिला? साइड में लिख लेते हैं, ठीक है, छोटा कंपेयर करने के लिए साइड में लिखेंगे। कितना मिला? 4.07। दूसरा कितना मिला? 2.022, और तीसरा भी ऑलमोस्ट 2.021, एक ही बात है, ठीक है। तो अब देखो इनमें सबसे छोटा कौन सा है भाई? तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट दोनों सिमिलर है, तो किसी एक को उठा लो, कोई दिक्कत नहीं है, किसी एक को उठा लो। तो जब किसी एक को उठा लोगे, मान लो मैं सबसे छोटा इसी को मान के उठा ले रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा? सारे सिंपलेस्ट रेशियो निकालने के लिए क्या करूंगा? 4.07 डिवाइडेड बाई 2.021, सिमिलरली 2.022 अपॉन 2.021, और 20 सॉरी 20 नहीं, 2.021 अपॉन 2.021, 2.021 अपॉन 2.021। अब ये तो 1 हो गया, ये भी ऑलमोस्ट 1 ही आएगा, करके देख लो। और ये ऑलमोस्ट 2 टाइम्स आएगा, ये ऑलमोस्ट 2 टाइम्स आएगा। अब बताओ, अब देखो, अब यहां देखो, अब इस केस में मैंने तुमको क्या बताया था कि जब भी सिंपलेस्ट रेशियो डेसिमल में आए तो ही आप होल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। यहां डेसिमल नहीं आया तो आप डायरेक्टली होल नंबर में ले लीजिए 2, इसको ले लीजिए 1, और इसको ले लीजिए 1। अब तो खेल खत्म। तो जल्दी से बताओ इंपिरिकल फार्मूला क्या बना है? हाइड्रोजन के करस्पॉन्डिंग 2 है तो इट मींस H2, कार्बन के करस्पॉन्डिंग 1 है मतलब C, और क्लोरीन करस्पॉन्डिंग भी 1 है
मतलब इसको सही से लिखे तो CH2Cl। क्या ये सबका एम्पिरिकल फार्मूला आया है? आओ चेक करते हैं भाई। कैसे किए भाई? CH2Cl आएगा ना, H4 कहां से आएगा? ना, हाँ CH2ClEF, ठीक है। एक बच्चे ने आंसर दिया ऊपर, क्या है वो, कौन है वो? मोहम्मद, हाँ मोहम्मद उबैद, ये इनका ठीक है, एम्पिरिकल फार्मूला आएगा CH2Cl, ये ठीक है। हाँ वेरी गुड वेरी गुड, चलो एम्पिरिकल तो आ गया। मॉलिक्यूलर पे आते हैं। अब मॉलिक्यूलर के लिए क्या करते हैं? बहुत सिंपल है, अब तो सीख चुके हो, तो बल्ले बल्ले हो गई, सीख चुके हो, आ जाओ। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए हम क्या करते हैं? एम्पिरिकल फार्मूला इंटू एन। अब एम्पिरिकल फार्मूला क्या है भाई? एम्पिरिकल फार्मूला है CH2Cl इंटू, अब एन, बारी है एन की, तो एन जो है वो मॉलिक्यूलर फार्मूला मास अपॉन एम्पिरिकल फार्मूला मास। अब अगेन देखो, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास क्वेश्चन में गिवन होगा 98.96 ग्राम, 98.96 ग्राम अपॉन एम्पिरिकल फार्मूला मास। एम्पिरिकल फार्मूला मास CH2Cl, तो ये 2 हो जाएगा 35.5 और 2 37.5 और ये 12, तो ये आएगा 49.5। अब जब आप इसको डिवाइड करोगे, सो दिस विल बी ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 2, तो n की वैल्यू आ गई है 2। तो जब n की वैल्यू 2 हो गई है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला, जहां n है, सॉरी लिखा है तो हूं मैंने ऊपर, तो CH2Cl इंटू 2, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो जाएगा? CH2Cl इंटू 2, सो दिस विल बी C2H4Cl2। चलिए जी चलिए जी चलिए जी चलिए जी, आया आंसर C2H4Cl2। वेरी गुड, ठीक है। मजा आया? बताओ एक बार, मजा आया तो बता दो। हाँ सर मजा आ गया, टाइप 2 टॉप तो सॉल्व हो जाएगा। अब मजा आया लिखो, मजा आया, सब लोग लिखो मजा आया। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, समझ गया, MF लिखा था ऊपर। अगर मजा आया तो एक बार लिख दो मजा आया, यस सर, टाइप 2 भी सॉल्व हो जाएगा अब तो। हम्म। चलो बहुत सही, ऑल क्लियर अबरार। चलो चलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो देखो अब तो कर ले जाओगे, अब तो शायद मुझे लगता नहीं, अब तो सब इसी से रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए, इनफ है, ठीक है। अच्छा पीछे वाला सब लोग सॉल्व तो किए हो ना ये क्वेश्चन? ऐसा नहीं है कि मैं प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे रहा हूं तो आप इस चीज को भूलते जाओ, ऐसा नहीं है ना। करते रहना यार, तुम लोग के लिए तो दिया गया है, और क्या है, तुम लोग तो दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं समय है कि नहीं, समय है कि नहीं। चलो अभी समय है, ठीक है, 7:30 पे आपकी क्लास होगी ना, अभी 20 मिनट है। चलो आज की क्लास कंप्लीट हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। भले लेट हुए लेकिन आज की क्लास थोड़ी एक्सटेंड करके ले लेंगे, ठीक है। चलिए ये सब तो हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ लास्ट सेक्शन में है इस मोल कॉन्सेप्ट के, ठीक है। चलो आज तो नहीं हो पाएगा, लेकिन एक और लेक्चर इसका होगा और उसके बाद मोल कॉन्सेप्ट की पूरी समाप्ति हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के बाद मैं आप लोग को लेके चलता हूं किधर? लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। स्टोइकोमेट्री और लिमिटिंग रिएजेंट, अब यही 2 मेजर टॉपिक बचे हैं, और जानते हो बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों को इसमें, कैसे निकाले, आग लगा दी, ओहो क्या बात है। अब देखो लिमिटिंग रीजन पढ़ोगे ना, अब इसमें जिसको कंफ्यूजन हुआ होगा लिमिटिंग रीजन में ना, क्या मस्त सा एकदम मस्त तरीके से बताऊंगा लिमिटिंग रीजन, कभी भूल नहीं पाओगे, क्योंकि सवाल पूछे जाते हैं, इवन जे में सवाल पूछे जाते हैं कि लिमिटिंग रिएजेंट निकालो रिएक्शन देके। तो अब लिमिटिंग रिएजेंट हम सीखेंगे। अच्छा जानते हो क्या हुआ था? अरे तुम लोग बैच के बच्चे हो, ठीक है। तो हुआ क्या था ना कि जैसे मैं वीडियो अपलोड करता हूँ ना यूट्यूब पे, तो उसमें पता नहीं एक कौन सा बच्चा था, उसने बोला था कमेंट सेक्शन में कि सर मतलब आप जो पढ़ा रहे हैं, मतलब जो आपने पढ़ाया है उससे जेई नीट तो छोड़ो, एमयू ट्रिपल ई भी नहीं निकलेगा। तो अगर वो बच्चा इस वीडियो को देख रहा है ना, तो मेरी उससे यही रिक्वेस्ट है ना, ठीक है, कि हम टीचर है, हम एजुकेटर है, और हमको पता है कि क्या पढ़ाना है और क्या नहीं, ठीक है। और अगर किसी को शक है कि ये जेई नीट का कंटेंट है कि नहीं, तो आप जाइए एक बार और जेई नीट का कंटेंट उठाइए, ठीक है। और मोल कंसेप्ट में क्या है मुझे बताइए, और क्या मैं छोड़ा हूं मुझे ये भी बताइए, ठीक है। मोल कंसेप्ट में जो टॉपिक है यार, हम वही तो पढ़ाएंगे, है ना। तो ये यूट्यूब का कमेंट जाके नीचे देखोगे ना, तो वहां वो कमेंट लिखा हुआ है, ठीक है। मैं वो कमेंट पढ़ा, थोड़ी मुझे हंसी भी आई, बट कोई बात नहीं, होता है, अब सबका अपना अपना थॉट्स, ठीक है। अब भाई यूट्यूब है तो कम्युनिटी है, अब वर्ल्ड वाइड अगर हम ग्लोबली अपलोड कर रहे हैं, तो सब अपना अपना थॉट रखता है। तो मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, ठीक है, कि एक बार जाके कंटेंट मिलाइए, अगर कंटेंट में कहीं कमी दिखती है तो बताइए कि हाँ सर ये जेई नीट सफिशिएंट है या नहीं, ठीक है। आसान बना देने का मतलब ये नहीं है, आसान बना देने का मतलब ये नहीं है कि
आप बेसिक पढ़ा के निकल जा रहे हैं, थोड़ा पढ़ा के निकल जा रहे हैं, बिल्कुल नहीं। उस तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है, इसलिए टॉपिक आसान लग रहा है, आपको लग रहा हो कि सर ये पूछा जाता है। बोलने दीजिए सर, होगा कोई पागल सा। ठीक है, अगर आपको आसान बना के वो कंटेंट दिया जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आसान है, वो और लोगों के लिए टफ था। आपने उस तरीके से अच्छे से पढ़ा, आपने अपनी मेहनत लगाई और दिमाग लगाया, पूरा कंसंट्रेशन से उस चीज को सीखा, तो ही आप उस चीज को सीख पा रहे हैं। ठीक है, खैर हाँ सही बात है, आपने बोला महमूद, बोलने दीजिए, जो होगा होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, हम अपना पढ़ते चलते हैं और आगे बढ़ते सीखते चलते हैं। लिमिटिंग रिएजेंट की बात करेंगे अब हम। अब देखो लिमिटिंग रिएजेंट ना, पहले समझो, लिमिटिंग का मतलब होता है ना जो यार बहुत थोड़े अमाउंट में हो, लिमिट में हो। लिमिट का मतलब, लिमिटिंग का मतलब लिमिट से है ना। तो लिमिटिंग रिएजेंट कैसे फाइंड करते हैं, आज हम उसको सीखेंगे। कल के लेक्चर में स्टोइकियोमेट्री भी होगी, और स्टोइकियोमेट्री के आगे जो बचा कुचा हल्का फुल्का टॉपिक होगा। हाँ देखो, मैं तुमको बताया था कि टर्मिनोलॉजी जो है, जिसमें मोलारिटी, मोल फ्रैक्शन, ये सब सोल्यूशन में पढ़ाऊंगा ना, जो कि मैं पढ़ाऊंगा, उसमें आराम से लिया जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैंने कंप्लीटली मोल कॉन्सेप्ट बात किया, लेकिन वो जो टर्मिनोलॉजी वाली है उसको मैंने सोल्यूशन में शिफ्ट कर दिया, क्योंकि जब हम लिक्विड सोल्यूशन पढ़ते हैं ना, तो मोल फ्रैक्शन, नॉर्मेलिटी, मोलारिटी, ठीक है, मोलालिटी, मास परसेंट, वेट परसेंट, वॉल्यूम परसेंट, ये सब उसमें पढ़ने मजा आता है। ठीक है, तो आप लोग ये मत सोचिएगा ना कि सर आप टर्मिनोलॉजी तो पूरा छोड़ ही दिया उधर वाला, उससे भी सवाल बनते हैं, इसलिए कह रहा हूं। तो ठीक है, हाँ। ठीक, तो हम क्या करेंगे ना, लिमिटिंग रिएजेंट अभी सीख लेंगे, और ये टर्मिनोलॉजी जो है वो सॉल्यूशन जब मैं पढ़ाऊंगा ना तब उसको पढ़ेंगे। ठीक है, इसलिए कल एक सस्ता सा लेक्चर होगा, सस्ता सा क्या, सब सीख चुके होगे तुम लोग, कल वाला लेक्चर आखिरी लेक्चर होगा। ठीक है, उसके बाद मूल का जो बचा कुचा होगा इधर उधर का, वो आपको बता देंगे। ठीक है, हालांकि लिमिटिंग रिएजेंट और स्टोइकियोमेट्री इंपॉर्टेंट है, इसलिए आज लिमिटिंग रिएजेंट पढ़ाता हूं मैं आपको। आओ, लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब है जो चीज लिमिट में है। आप समझो इस चीज को। देखो लिमिटिंग रिएजेंट में क्या लिखा जाता है ना, कोई भी केमिकल रिएक्शन होगी, तो इस चीज में आपको सबसे पहले लिमिटिंग एजेंट लगाना कहां है, पहले ये समझिए। लिमिटिंग एजेंट लगाना है केमिकल रिएक्शन में, और कंडीशन ये है ना, कंडीशन ये है ना भाई, कि वो जो रिएक्शन है वो पहली चीज एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन होना चाहिए। मतलब अगर रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो सर लिमिटिंग एजेंट नहीं फाइंड कर सकते हैं क्या? नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता है, भूल जाओ। रिएक्शन को बैलेंस करके लिखना पड़ेगा, तो ही लिमिटिंग एजेंट हम निकाल सकते हैं। लिमिटिंग एजेंट क्या होता है थोड़ा ये समझिए, शॉर्ट में इसको एलआर लिखता हूं। तो देखो लिमिटिंग एजेंट क्या होता है ना, लिमिटिंग एजेंट को कई बार लिमिटिंग रिएक्टेंट भी कहीं लिखा होता है, बहुत सारे बुक्स आप रेफरेंस के लिए देखेंगे तो वहां लिमिटिंग रिएक्टेंट भी लिखा होता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, ये वही वाला टर्म है। देखो लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब ये होता है ना कि कोई भी रिएक्शन में, किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट, रिएक्टेंट क्या होता है भाई, एरो के लेफ्ट वाला साइड जितने भी एलिमेंट्स लिखे होते हैं ना वो सब रिएक्टेंट में आते हैं। मतलब जैसे अगर कोई रिएक्शन है ए प्लस बी और वो सी दे रहा है, तो एरो के लेफ्ट में रिएक्टेंट हो जाएंगे ए और बी, और प्रोडक्ट हो जाएगा सी। ये तो क्लियर है। तो मैंने तुमको क्या बताया कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट पहले खत्म हो जाए, उस रिएक्शन में सबसे पहले खत्म हो जाए, जो एकदम लिमिटेड अमाउंट में हो, और वो सबसे पहले रिएक्शन में खत्म हो जाए। मतलब ऐसा रिएक्टेंट जो कंज्यूम हो जाए, कब कंज्यूम हो जाए, फर्स्ट। फर्स्ट मतलब सबसे पहले कंज्यूम हो जाए। मतलब मान लो इस रिएक्शन में अगर बी जो है वो सबसे पहले खत्म हो रहा है, तो इस केस में जो बी होगा वो लिमिटिंग रिएजेंट कहा जाएगा। मतलब देखो डेफिनेशन लिखता हूं, जो मैं बोला उसको लिखता हूं, उसके बाद एग्जांपल लेकर समझाता हूं, फटाक से क्लियर हो जाएगा, सवाल सॉल्व कर ले जाओगे। देखो द रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट होता क्या है, द रिएजेंट, या फिर इसको और रिएक्टेंट करके भी लिख लो, which is consumed first in a chemical reaction called limiting reagent। मतलब जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में सबसे पहले खत्म हो जाए, कंज्यूम हो जाए, उसको हम लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मान लो मैं कोई रिएक्शन लेता हूं, लेट्स से A प्लस 2B, जो आपको 3C, सिंपल सा स्ट्रक्चर है एक रिएक्शन का, सिंपल सा स्ट्रक्चर मैंने लिया। ठीक है, जो आपको 3C दे रहा है, ये आपका केमिकल रिएक्शन है। अब इस केस में देखो सबसे पहली चीज क्या है, चेक करो क्या ये बैलेंस केमिकल रिएक्शन क्या है कि नहीं। देखो है, क्यों, क्योंकि 1A है, 2B है और 3C मिल रहा है, तो ये अभी तो बैलेंस है। ठीक है, फिर जब हम एक एग्जांपल लेंगे ना केमिकल रिएक्शन, प्रॉपर केमिकल रिएक्शन का, तो उसमें बैलेंसिंग भी आपको बता देंगे। बैलेंसिंग सब खैर सबको आती है, तो कैसे बैलेंस करेंगे तो सबको पता है, तो चेक कर लेंगे पहले केमिकल रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं। फिलहाल जो मैंने ये स्ट्रक्चर लिखा है, ये एक बैलेंस स्ट्रक्चर है केमिकल रिएक्शन का, कोई मैंने एलिमेंट नहीं लिया, बस A B से डिनोट करके समझा रहा हूं, तो पहले समझ लो। ठीक है,
अब इसमें सबसे पहले मोल चेक करो, ए के कितने मोल है, तो ए के आगे कुछ लिखा है क्या भाई? मैंने क्या बताया था, किसी भी केमिकल रिएक्शन से मोल कैसे दिखता है? मैं पूछता हूँ कि मैं तुम लोग से पूछता हूँ चैट सेक्शन में, ये बताओ, ठीक है? हाँ दे देंगे दे देंगे। पहले ये बताओ कि अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन देख के मोल कैसे निकालोगे? मैं पढ़ा चुका हूं, ये याद करो, मैं पढ़ा चुका हूं, जब लॉ पढ़ा रहा था वो गैड्रो लॉ वाला, याद है? तो देख के मोल कैसे निकालोगे? कोई भी केमिकल रिएक्शन देख के मोल कैसे निकालोगे, ये मैं पूछना चाहता हूं तुम लोग से। चैट सेक्शन खुला है, आगे वाला नंबर, यस, उसको स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बोलते हैं। चलो चलो बहुत अच्छी बात है, ध्यान दे दो पूरी कंटिन्यूअस क्लास में। तो अगर मैं देखूं तो ए के कितने मोल है? ए के 1 मोल है। बी के आगे क्या लिखा है? 2, तो हम क्या बोलेंगे? बी के 2 मोल है ना जी? तो ए का 1 मोल, यानी ए का अगर मैं मोल लिखूं तो वो कितना है सर जी? वो है 1। साथ में अगर बी का मोल लिखूं तो बी का मोल कितना है भाई? वो है 2। अभी देखो जब ये रिएक्शन हो रही होगी, 1 मोल ए और 2 मोल बी रिएक्ट कर रहा होगा, उस वक्त तो अभी सी का कोई मोल नहीं बना होगा, तो इसको अभी 0 मान लो, कोई दिक्कत नहीं, अभी रिएक्शन प्रोग्रेस में है ना, अभी तो सी बना नहीं है, तो सी को मान लो 0 है अभी, ठीक है? हालांकि बैलेंसिंग के लिए 3 लिखा है, बट अभी हम नोट डिनोट नहीं करेंगे, ठीक है? ठीक है, अभी रिएक्शन हो रही है, चल रही है, ये प्रोसेस हो रहा है, ठीक है? तो समझो, ए का 1 मोल रिएक्ट किया, बी का 2 मोल रिएक्ट किया, तो सी अभी 0 है, ठीक है? सी को हमेशा जब भी हम देखो लिमिटिंग रिएजेंट और स्टोइकियोमेट्री पढ़ेंगे तो उस कंडीशन में हम चलते हुए रिएक्शन की बात करते हैं, रिएक्शन प्रोग्रेस की बात करते हैं, इसलिए जो प्रोडक्ट होता है उसको हम 0 मान के चलते हैं हमेशा। हमको रिएक्टेंट से मतलब है, वही से लिमिटिंग रिएजेंट निकलेगा, प्रोडक्ट की साइड से मतलब नहीं है, तो कंफ्यूज नको होने का कि सर 0 क्यों लिए, ठीक है? 0 से लिए रिएक्शन अभी प्रोग्रेस में है, प्रोडक्ट नहीं फॉर्म हुआ है, ठीक है? चलो ये तो पता चल गया। अब देखो, अब सबसे बड़ी चीज, ठीक है? अब फॉर एग्जांपल, अब देखो, अब मैं तुमसे कहता हूं ना कि मान लो कि हमको, एक सेकंड, इस चीज को देखो, एक सेकंड रुक जाओ, ऐसे कंफ्यूज जाओगे, अगर मैं तुमको एक्स मोल वाई मोल डिनोट कर दूं तो ज्यादा सही रहेगा। देखो, आगे वाला नंबर को बोलते हैं स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट, ठीक है? ज्यादा कॉम्प्लेक्स करके नहीं पढ़ाऊंगा इस चीज को, क्योंकि अगर सीधा सीधा अगर बता दे तो समझ नहीं आएगा। देखो, आगे वाले नंबर क्या बोलते हैं? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो ए के आगे नंबर क्या है? 1 है, तो ए के लिए स्टोइकियोमेट्री क्या हो जाएगी? 1। सिमिलरली बी के आगे नंबर क्या है? तो बी के लिए स्टोइकियोमेट्री क्या हो जाएगी सर जी? 2। और सी तो अभी मान लो 0 में है, तो इसका कोई मोल दिया नहीं है, ठीक है? अब देखो, अब स्टोइकियोमेट्री तो आपने लिख ली, ए का आगे देख के, ए का आगे क्या है? 1, बी के आगे है 2, तो ए का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1, बी का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2। अब देखो, अब मैं तुमको इसको ऐसे नहीं समझाऊंगा, डायरेक्ट मोल दे के समझाऊंगा तो गड़बड़ हो जाएगा। अब मैं तुमको एक्स और वाई मोल लेके समझाता हूं, मान लो। और ये चीज याद रख लो, जब भी क्वेश्चन आएगा लिमिटिंग रिएजेंट का ना, तो याद क्या रखना है? याद ये रखना है ना कि क्वेश्चन में क्या, क्वेश्चन में आपको गिवन होगा कि कितना मोल प्रेजेंट है रिएक्टेंट का। क्या बोला मैंने? कितना मोल प्रेजेंट है रिएक्टेंट का, वो क्वेश्चन में आपको गिवन होगा, ठीक है? हालांकि आप उस तरीके से भी कर सकते हैं, ए का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट देख के, बी का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट देख के, पर वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, क्योंकि फिर उसमें हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि पर स्टोइकियोमेट्री कितना मोल है, तो आप उस चीज को भी भूल जाओ पीछे बताया। अभी फिर से समझो क्या मैं बता रहा हूं। एक रिएक्शन है a + 2b = 3c, ठीक है? अब मैंने क्या बोला कि पहले a का आगे वाला नंबर देख लो, a का आगे नंबर 1 है, तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट a का 1 हो जाएगा, इसको स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट बोलते हैं, नाम है, ठीक है? b के आगे 2 है, तो b का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हो जाएगा 2, ठीक है? अभी इसी के लिए हम ऐसे 0 मान के चलते हैं। क्या 0 है ये बताता हूं मैं, ये आपका गिवन मोल्स है। तो इस टाइप के जब भी सवाल पूछे जाएंगे तो क्या दिया जाएगा? उसमें आपको गिवन मोल दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल, थोड़ा सा मैं इस चीज को आगे एक्सटेंड करता हूं और नेक्स्ट स्लाइड पे लेके जाता हूं, कंफ्यूज नहीं होना, अभी तुरंत सीख जाओगे, अभी तुरंत सीख जाओगे और बहुत मस्त तरीके से लिमिटेड रिएजेंट निकाल भी लोगे, ठीक है? देखो, बस बने रहो मेरे साथ, बने रहो। देखो, अब जो मेरा रिएक्शन था वो क्या था? वो था 1a + 2b गिव्स यू 3c। इसके लिए स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है 1, इसके लिए स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है 2, और इसके लिए स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट सी के लिए अभी स्टोइकियोमेट्री तो लिख सकते हो, ये है 3, ठीक है? अब देखो मैं क्या बोला, सवाल में आपको गिवन मोल दिया होगा, तो मान लो रैंडम से एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो दिया है कि 3 मोल ए का प्रेजेंट है रिएक्टेंट में, और दिया है मान लो 9 मोल बी का प्रेजेंट है, ठीक है? और क्योंकि रिएक्शन प्रोग्रेस में है तो सी के अभी 0 मोल है, सी के अभी कितने? 0 मोल है, क्योंकि सी एक प्रोडक्ट है, तो मैंने आपको बताया था कि रिएक्शन प्रोग्रेस में है, इसलिए प्रोडक्ट से कोई मतलब नहीं है, प्रोडक्ट साइड को 0 मान लो, ठीक है? अब ऐसे समझो, ऐसे ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है? अगर आप इसको 3 और 4 से कंफ्यूज हो रहे हैं, मैं रैंडम सा डेटा ले तो आप इसको एक्स और वाई से ले लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, एक्स मोल वाई मोल, ठीक है?
अब लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करने के लिए क्या करना है ना, जितना मोल जिस रिएक्टेंट का गिवन है उसको उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दीजिए, यानी x/1, ठीक है। और b के लिए क्या होगा, y मोल, और स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 2, तो y/2, और c के लिए तो अभी 0 ही रहेगा, तो c से कोई तो मतलब ही नहीं है। हमको लिमिटिंग रिएजेंट निकालना है और लिमिटिंग रिएजेंट हमेशा रिएक्टेंट साइड में होता है, इसलिए हम रिएक्शन प्रोग्रेस की बात कर रहे हैं, तो c तो 0 है। अब देखो, अब आपको चेक करना है, क्या चेक करना है, ये x/1 जितनी भी वैल्यू देगा, ये y/2 जितनी भी वैल्यू देगा, इनमें से जो वैल्यू छोटी होगी वही आपका लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। क्या बात कर रहे हैं सर, इतना आसान है क्या? हाँ इतना आसान है। अब मैं क्या कहता हूं, अब मैं तुमसे कहता हूं कि मान लो x की वैल्यू 3 मोल है और y की वैल्यू 9 मोल है। अब जरा मुझे बताओ कि इस रिएक्शन में लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। तो लिमिटिंग रिएजेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, x की वैल्यू 3 है, तो मैंने क्या बताया था, अगर x मोल गिवन है, स्टोइकियोमेट्री 1 है और x की वैल्यू 3 है, तो a के लिए लिमिटिंग रिएजेंट की वैल्यू कितनी आएगी, a के लिए आएगी 3। a की वैल्यू कितनी आ गई, 3। सिमिलरली b के लिए मान लो y की वैल्यू 9 मोल है, तो y/2 क्या हो जाएगा, 9/2 कितना आएगा, 4.5। तो b की वैल्यू क्या आ गई, 4.5। अब जरा बताओ कि 3 बड़ा है कि 4.5? अरे भाई 4.5 बड़ा है, तो छोटा कौन है, 3। यानी इस केस में जो लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा वो आपका a हो जाएगा, जो कि है 3। बस खत्म गाइस, खत्म लिमिटिंग रिएजेंट, खत्म। समझ आ गया, समझ आ गया, यही था लिमिटिंग रिएजेंट। अरे कुछ नहीं, आपको नंबर ऑफ मोल्स गिवन होंगे, और जब नंबर ऑफ मोल्स गिवन होंगे तो आप क्या करेंगे, आप उसके स्टोइकियोमेट्री डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करने पे जो वैल्यू सबसे कम होगी, सबसे लीस्ट होगी, अरे वही तो, खुद तो सोचो, अगर ए का सबसे कम अमाउंट में होगा ए, तो वो जल्दी फिनिश होगा ना रिएक्शन में। और लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, जो जल्दी फिनिश होता है, जो जल्दी कंज्यूम होता है किसी भी रिएक्शन में। बताओ क्लियर, बताओ क्लियर। लिमिटिंग रिएजेंट का लास्ट पोर्शन देखो, लिमिटिंग रिएजेंट का लास्ट पोर्शन मैं बता देता हूं। अच्छा देखो देखो देखो, कंफ्यूज न हो, मैं क्या करता हूं ना, एक सवाल लेता हूं, और अभी तो ये कॉन्सेप्ट था, एक सवाल लूंगा फिर आपको छोड़ता हूं, चिंता मत करिए, ठीक है। थोड़ा सा और वेट कर लीजिए, थोड़ा लेट भी हो जाएगा अगले सर की क्लास में, तो कोई कुछ घट नहीं जाएगा, ठीक है। सीख के जाओ कंप्लीट लिमिटिंग रिएजेंट आज। फॉर एग्जांपल सवाल है, गिवन रिएक्शन, रिएक्शन गिवन है, रिएक्शन दिया गया है, रिएक्शन है तुम्हारा SO2 प्लस O2 गिव्स यू SO3, ठीक है। अब बैलेंस करने के लिए पहले तो चेक करो, सबसे पहला काम, और गिवन क्या क्या ये भी देख लो। गिवन रिएक्शन दिया है और गिवन मोल्स है, ठीक है। SO2 का मोल 4 मोल दिया हुआ है, O2 6 मोल दिया हुआ है। हमसे बोला गया है फाइंड LR, LR मतलब लिमिटिंग रिएजेंट को फाइंड करिए। अब जब SO2 का 4 मोल दिया है, O2 का 6 मोल दिया है और लिमिटिंग रिएजेंट हमसे पूछ रहा है, तो सबसे पहला स्टेप क्या है, चेक करिए कि रिएक्शन बैलेंस है या नहीं। तो अभी अगर जब आप इस चीज को देखोगे ना, तो रिएक्शन बैलेंस नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ का ऑक्सीजन 4 है, यहाँ ऑक्सीजन 3 हो गया। तो अगर मैं इसको मान लो 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा 6, और इस चीज को मैं, ये तो 1 ही रहेगा, चलो कोई दिक्कत नहीं है। और अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2s 4 2 6 हो गया भाई, देखो बैलेंस। अब ये रिएक्शन एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन है, बैलेंस रिएक्शन है ये। अब जब ये एक बैलेंस रिएक्शन है तो चेक बैलेंसिंग तो कंप्लीट हो गई, रिएक्शन बैलेंस। दूसरी चीज, गिवन मोल दिया है 4 मोल 6 मोल, तो मैंने क्या बताया था, लिमिटिंग रिएजेंट निकालने के लिए अगर मैं SO2 को पहले चेक करता हूं, तो SO2 का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट चेक करो कितना है, 2। तो मैंने क्या बोला था कि LR निकालने के लिए गिवन मोल, ये गिवन मोल है, दिस इज गिवन मोल। LR निकालने के लिए क्या करना है, LR निकालने के लिए गिवन मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो अगर SO2 इसका चेक कर रहा हूं, तो इसका मोल कितना गिवन है, SO2 का 4 मोल, यानी 4 मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट SO2 का देखो 2 है, यहां चेक करो 2 है, तो दिस विल बी 2। सिमिलरली अगर मैं LR चेक करता हूं O2 का, तो गिवन मोल O2 का कितना है, अगेन गिवन मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, O2 का गिवन मोल कितना है 6 मोल, और O2 का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, अरे बाबा 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो 6 डिवाइडेड बाई 1 इट मींस 6। अब बताओ सबसे छोटा कौन है, 2 छोटा है या 6 छोटा है, साफ साफ देखे बताओ। अरे ऑब्वियसली 2 छोटा है,
सो 2 छोटा है तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या हो जाएगा, SO2 हो जाएगा। खेल खत्म। और कितना है, 2 है। बस जो छोटा है वही लिमिटिंग रिएजेंट। खत्म खत्म। क्लियर क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, बिल्कुल। क्या बात है। अगर मजा आया लिमिटिंग रिएजेंट सीखने में तो बता दो सर मजा आ गया, कह दो सर मजा आ गया, बता दो। अगर मजा आया तो कह दो हाँ सर मजा आ गया, लिमिटिंग रिएजेंट सीख लिए। अब दे सर, अब एग्जाम में दे, अब एग्जाम में दे, कोई भी लिमिटिंग रिएजेंट एग्जाम में दे, आप कर ले जाएंगे, कर ले जाओगे। मजा आया। सबको क्लियर लिमिटिंग रिएजेंट? ठीक है, जो बच्चे एक्टिव है उन सबसे पूछ रहा हूँ, 8 बच्चे हैं, क्या सबको क्लियर है? मजा आ गया सर, ठीक है। स्पेशली आपसे पढ़ने में मजा आया, चलो बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सब सीख रहे हो, बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी मिलती है जब आप ऐसे कमेंट्स करते हो, हाँ सर मजा आ गया। हाँ बिल्कुल, अभी डालेंगे अभी डालेंगे। आपको समझ आया कल्लू त्यागी, समझ आया? तो लिमिटिंग रिएजेंट हमेशा जो कम नंबर में है ना वही होगा। अब आप किसी भी केमिकल रिएक्शन को देख के पहला स्टेप बैलेंसिंग चेक करिए, दूसरा स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, गिवन मोल आपको क्वेश्चंस में मिलेगा, आप उसे डिवाइड करिए, ठीक है। ठीक है, अब देखो लिमिटिंग रिएजेंट के, अगर आपको मुझे कल कोई क्वेश्चंस मिलता है जेई से रिलेटेड, जेई मेन से रिलेटेड, तो जब लिमिटिंग रिएजेंट का एक क्वेश्चन जेई मेन का उठाएंगे, 2-3 क्वेश्चन, और आपको स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का उठाएंगे, और मिला के एक साथ दोनों का करा देंगे, चलेगा ना? फिर कल इसको निपटा डालेंगे, निपटा डालेंगे, ठीक है। ठीक है, समझ गया, हाँ जी लॉर्ड पुनीत, ठीक है समझ गया, ठीक है। चलो ठीक, तो आज की क्लास को यही एंड करते हैं, ठीक है। टाइम भी हो चुका है आप सभी का, अगली क्लास के लिए मिलेंगे आपसे कल।